अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसटी मोटर प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिकल का। इसका मेन रीज़न है कि जो एसटी के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो चाहे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, तो एसटी मोटर प्रोटेक्शन पता होना चाहिए। रिले में ऐसी कौन कौन सी सेटिंग करते हैं और कौन कौन से फेलियर से हम अपने इक्विपमेंट को बचाते हैं, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू बेस्ड हैं। वाई वी रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, व्हाट आर द बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, टाइप्स ऑफ मोटर प्रोटेक्शंस, इनके एनएसआई कोड क्या क्या होते हैं और इनके सेटिंग क्या क्या होती है। देखिए, रिले का मेन काम होता है फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और अपने जो फॉल्टी पार्ट है उसको आइसोलेट करना, सर्किट से हमारे इक्विपमेंट को बचाना। इक्विपमेंट को नहीं बचाएंगे तो फिर बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो उसका प्रोडक्शन का लॉस होगा, मोटर की रिप्लेसमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर बढ़ेगी या फिर कॉस्ट ऑफ मैन आवर्स ड्यू टू दिस इमरजेंसी। बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास टू टाइप की वोल्टेजेस हम ज़्यादातर काम करते हैं। एक होता है एल टी, एक होता है एच टी। एल टी होता है हमारा 1000 से नीचे और एच टी होता है 1000 से अबव। तो हाँ, हम एस टी की बात करते हैं तो हमारी कुछ और प्रोटेक्शंस इसमें ऐड हो जाती हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो बेसिक प्रोटेक्शंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि हम फीडर में फ्यूज़ यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, रिले यूज़ करते हैं, एसएफयूज़ यूज़ करते हैं, और ये सब यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने अलग अलग फॉल्ट के अगेंस्ट में हम अपने इक्विपमेंट को बचा सकें। फॉल्ट किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि ओवरलोड हो गया, ओवर हीटिंग हो गई, अर्थ फॉल्ट हो गया, अनबैलेंस हो गया, शॉर्ट सर्किट। इस टाइप के बेसिक फॉल्ट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में हम अपनी कोई भी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसटी मोटर प्रोटेक्शन। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एसटी मोटर की बात होती है तो उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये सारे टाइप से हमारे फॉल्ट हैं जिसके अगेंस्ट में हम अपने इक्विपमेंट को बचाते हैं, जैसे कि थर्मल ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट, फेज अनबैलेंस, इसको हम नेगेटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, लॉक्ड रोटर और स्टॉल प्रोटेक्शन, नंबर ऑफ स्टार्ट्स और बेयरिंग फेलियर। ये सारे फॉल्ट्स हैं जिसके अगेंस्ट में हमें अपने इक्विपमेंट को बचाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस विद देयर एएनएसआई कोड एंड व्हाट आर द सेटिंग रेंज ऑफ ईच प्रोटेक्शन। ये दोनों क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन में हम समझेंगे जितने भी हमने टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करी है उनके बारे में, उनके एएनएसआई कोड क्या होते हैं। एएनएसआई मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ग्लोबली हर एक फॉल्ट को एक कोड दिया गया है जो कि हम इजीली पहचान सके कि कौन सा फॉल्ट आया है विद देयर कोड्स। देखिए, थर्मल लोड होने का मेन रीज़न होता है ओवर हीटिंग। और ओवर हीटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी होती है मोटर की, उसके आसपास या फिर उससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं अपने इक्विपमेंट को रन करने की, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग रिजल्ट में आती है। और ओवर हीटिंग अगर हम उसको बचाएंगे, अगर हम इसको ट्रिप करेंगे तो ही हमारा फ़ायदा है, अदरवाइज़ अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ इसकी वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो डिटोरिएट होता जाएगा और अल्टीमेटली वो बर्न हो जाएगी मोटर। अब एचटी मोटर की बात कर रहे हैं तो इतनी आसानी से हम अपनी मोटर को जलने नहीं दे सकते, इसलिए थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्मल ओवर प्रोटेक्शन हम रिले में अगर हम बात करें, ये जो एसटी मोटर प्रोटेक्शन है ये न्यूमेरिकल रिलेज में ही हम फीड करते हैं सारी सेटिंग्स। तो एसटी मोटर की जो किलोवाट होता है उसके आसपास अगर हम चलाते रहेंगे तो ये जो हमारी रिले है उसमें एक डिस्प्ले में शो होता रहेगा परसेंटेज वाइज, जैसे कि 80% से लेकर के इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ थर्मल, धीरे धीरे 100% की तरफ बढ़ता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे 100% आएगा तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी। देखिए, थर्मल ओवरलोड की सेटिंग हम रखते हैं, जो भी हमारा एफएलसी होता है उसके 80% टू 90% हम अपने थर्मल ओवरलोड की सेटिंग रखते हैं, चाहे वो एचटी मोटर हो चाहे एलटी मोटर हो। अगर 10 एम्पियर फुल लोड करंट है तो हम 8 से 9 एम्पियर तक अपने मोटर की सेटिंग रखेंगे। यही अगर 500 एम्पियर है तो 450 एम्पियर तक हम इसकी सेटिंग रखेंगे। अब जो हमारी एचटी रिलेज यूज़ होती है न्यूमेरिकल टाइप, उसमें हम जो सेटिंग करते हैं तो रिले कैलकुलेट करती है इसकी जो हीटिंग होती है उसको परसेंटेज में।
जैसे कि स्टार्ट हुआ, जैसे मोटर स्टार्ट हुई तो 1% से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे बढ़ते 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 ये 80%, 90% और जब ये 100% पर पहुंच जाएगी, ये डिस्प्ले में, रिले के डिस्प्ले में शो होता रहेगा, तो क्या होगा, 100% पे हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वो लिमिट पार कर रहा है जहाँ पे हमारी मोटर की जो ओवर हीटिंग है उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है, अगर हम आसपास ही किलोवाट चलाते रहेंगे अपने मोटर के फुल लोड किलोवाट, तो क्या होगा, धीरे धीरे थर्मल ओवरलोड हमारी मोटर हो जाएगी। थर्मल ओवरलोड का ANSI कोड होता है 49, मतलब कि जहाँ कहीं भी 49 लिखा है मतलब हम थर्मल ओवरलोड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, और ये ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके अगेंस्ट में हम इमीडिएट ट्रिपिंग चाहते हैं, मतलब विद इन 100 to 150 मिली सेकेंड्स में ही हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा फॉल्ट होता है जहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट वाइंडिंग का जो टच होता है वो अर्थ से हो रहा होता है या फिर मोटर बॉडी से हो रहा होता है। इसलिए हमारे इक्विपमेंट को सेव करना इमीडिएट बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक मोटर है, यहाँ पे 3 फेज़ मोटर पे आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए R फेज़ जो है वो डायरेक्ट मोटर की बॉडी को अगर टच हो गया तो उसको हम बोलते हैं अर्थ फॉल्ट, क्योंकि ये मोटर की बॉडी भी हमारी अर्थ होती है और डायरेक्ट हमारा करंट वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, जिसकी वजह से अनबैलेंस हो जाता है और हमारी रिले ट्रिप हो जानी चाहिए। इसकी सेटिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ IN मतलब होता है हमारा CT रेशियो। CT रेशियो हमें पता होना चाहिए। अगर हम रिले की सेटिंग कर रहे हैं तो हमें अपना CT रेशियो पता होना चाहिए, और यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 300/1 का CT। ओके, तो इसका मतलब यह है कि 10% से 15% का मतलब यहाँ पे रेंज हो गया आपका 30 एम्पियर से 45 एम्पियर तक हम अर्थ फॉल्ट की सेटिंग करते हैं, और इसका जो टाइम होता है वो हम रखते हैं 100 to 150 मिली सेकेंड्स तक। तो हम डिनोट करते हैं 50G/51G से। नेक्स्ट है हमारा फेज़ अनबैलेंस। जब हमारी मोटर रन करती है तो कहीं ना कहीं किसी भी फॉल्ट की वजह से, या फिर आगे जो हमारा मैकेनिकल लोड लगा है उसकी वजह से, या फिर शाफ्ट में कोई प्रॉब्लम आई उसकी वजह से जो हमारा करंट है वो अनबैलेंस हो जाता है, या फिर वोल्टेज हमारी कहीं अनबैलेंस होती है, तो उस केस में तीनों फेज़ में हमारा जो करंट है वो अनबैलेंस चलने लग जाता है। अगर यहाँ 10 एम्पियर चल रहा है तो यहाँ 15 एम्पियर चलने लगेगा और यहाँ पे 9 एम्पियर चलने लगेगा। तो इस कंडीशन में हम अपनी मोटर को रन नहीं कर सकते, और इसकी भी एक लिमिट है जिसके बाद इस मोटर को हमें ट्रिप कराना ही पड़ता है। और इस कंडीशन को हम नेगेटिव फेज़ सीक्वेंस भी बोलते हैं, क्योंकि फेज़ अनबैलेंस की वजह से हमारे सिस्टम में नेगेटिव फेज़ सीक्वेंस भी अराइज हो जाता है, और इस पर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो फेज़ सीक्वेंस में, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये होती है फेज़ अनबैलेंस की कंडीशन, और इसकी हम सेटिंग रखते हैं 12 to 15% ऑफ CT रेशियो, मतलब कि IN। यहाँ पे भी अगर हम 300/1 की CT एज्यूम करके चल रहे हैं तो 36 एम्पियर से 45 एम्पियर तक हम इसकी सेटिंग रखते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम थोड़ा सा टाइम एक्सीड करके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइम जो होता है 5 to 7 सेकेंड्स तक हम ले सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम 46 ANSI कोड से। नेक्स्ट है ओवर करंट। ओवर करंट की कंडीशन बहुत सारे कारण से बनती है, जैसे कि ओवरलोड हुआ तो भी ओवर करंट की कंडीशन बनेगी, अर्थ फॉल्ट हुआ तो भी ओवर करंट की कंडीशन बनेगी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो भी ओवर करंट की कंडीशन बनेगी। मतलब कि जो हमारी पिकअप वैल्यू है उसके ऊपर अगर हमारा करंट की वैल्यू जाती है तो ये हमारी ओवर करंट कहलाती है। उस टाइम पे इक्विपमेंट को ट्रिप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कि किस टाइम पे हमें ये अपने ब्रेकर को ऑपरेट कराना है और इक्विपमेंट को सेव करना है। इसमें मेनली 3 टाइप के कर्व फॉलो होते हैं, IDMT, DT और इंस्टेंटेनियस। ये होता है डेफिनेट टाइम, ये होता है आपका इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, और ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस। इन्वर्स डेफिनेट में आपका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितने जल्दी हम अपने इक्विपमेंट को ट्रिप कराना चाहते हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड आया तो हम जल्दी ट्रिप कराएंगे, अगर हमारा मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हुआ बट पिकअप वैल्यू के ज़्यादा हुआ या प्रीसेट वैल्यू के ज़्यादा हुआ तो थोड़ा लेट ट्रिप होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 500 मिली सेकेंड्स की बात करें तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड हमारा करंट का 50 एम्पियर है और यहाँ पे हमारा 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर पे देखिए
यहाँ पे टाइम ले रहा है 500 मिली सेकेंड, लेकिन अगर 50 एम्पियर चला गया तो यही टाइम हमारा सीधे 300 मिली सेकेंड्स हो जाएगा। इसलिए IDMT कर्व में फॉलो करते हैं। डेफिनेट टाइम में टाइम जो हमारा रहता है वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि हमारी ओवरलोड रिले होती हैं नॉर्मली LT के केस में, वहाँ पे हम एक पिकअप वैल्यू देते हैं। अगर हमने 0.80 ऑफ FLC यूज़ कर लिया तो यहाँ पे हमारा एक, चाहे वो 90% जाए, चाहे वो 100% जाए, चाहे वो 110% जाए फुल लोड के करंट की वैल्यू, तो टाइम फिक्स है कि भाई 100 मिली सेकेंड्स में ट्रिप मारेगा ही मारेगा ब्रेकर। ओके। और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसमें टाइम का कोई लेने देना नहीं होता है। अगर यहाँ पे हमारा फुल लोड 10 एम्पियर है और चला जा रहा है 100 एम्पियर, तो उस कंडीशन में इमीडिएट ट्रिपिंग चाहिए। तो इसलिए हम ये 3 कर्व फॉलो करते हैं। देखिए, ओवर करंट को डिनोट करते हैं हम I ग्रेटर से और I डबल ग्रेटर से। जो I ग्रेटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं 51 N से, और जो I डबल ग्रेटर होता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, उसको हम डिनोट करते हैं 50 N से। इसकी जो सेटिंग होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस की 3 to 4 टाइम्स होती है, और इसमें टाइम जैसा कि मैंने बताया कि मायने नहीं रखता है। लेकिन I ग्रेटर जो होता है उसकी सेटिंग हम 0.90 मतलब 90% ऑफ फुल लोड रखते हैं। मतलब कि अगर 100 एम्पियर हमारा फुल लोड है तो 90 एम्पियर के आसपास हम इसको रखेंगे, और इसमें हम TMS रखेंगे। कुछ TMS की वैल्यू होता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। इसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन करती है रिले। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी हमारा एक ओवर करंट की कंडीशन ही है, जिसको हम डिनोट करते हैं 51 से ही। इसमें भी हमारी जो ट्रिपिंग होती है वो इंस्टेंट होती है, मतलब कि 50 to 100 मिली सेकेंड्स तक ही देना चाहिए वैसे तो। और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो 100 to 5 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट, मतलब कि अगर 500 एम्पियर स्टार्टिंग करंट है तो 1000-2000 एम्पियर तक अगर इंस्टेंट चला गया तो इमीडिएट ट्रिपिंग आनी चाहिए। वो कंडीशन तब आएगी जब कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएगा, कहीं 2 फेज़ आपस में शॉर्ट हो गए, कहीं 3 फेज़ आपस में शॉर्ट हो गए, या फिर कहीं इंटर टर्न ही शॉर्ट हो गया, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। और उस टाइम पे जो हमारा करंट मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम मोटर में, ST मोटर में यूज़ करते हैं, और इसका मेन मोटिव यही होता है कि कहीं भी फेज़ टू फेज़ और फेज़ टू अर्थ फॉल्ट होता है उस कंडीशन में हमें इमीडिएट ट्रिपिंग मिलनी चाहिए। डिफरेंशियल फॉल्ट जो है हम इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, और चाहे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, मोटर के दोनों एंड पे, मतलब कि अगर ये फीडर एंड है और यहाँ पे आपका मोटर एंड है, मोटर एंड पे एक स्टार पॉइंट होता है जिसको हम शॉर्ट करके रखते हैं, और उसमें तीनों फेज़ में अलग अलग सीटी होती है। ऐसे ही हमारे फीडर एंड पे भी 3 अलग अलग सीटी होती है। कंडीशन ये होती है कि जो सीटी रेशियो है और सीटी बर्डन है वो इनका सेम होना चाहिए, और जितना करंट एंटर कर रहा है एक एंड से उतना ही वापस रिटर्न आना चाहिए। मतलब कि इनकी पोलैरिटी अपोजिट होनी चाहिए, जिससे कि हमारा I1 माइनस I2 जो है 0 होना चाहिए। अगर 6 एम्पियर इन हो रहा है तो -6 एम्पियर आउट होना चाहिए, और इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ऐसे ही हमें तीनों फेज़ में मेजर होता है कि ये तीनों फेज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिले जो कॉइल है उसमें हमारा अनबैलेंस करंट, मतलब कि I1 माइनस I2 में कुछ वैल्यू आएगी, वो ऑपरेटिंग कॉइल पे जाएगा रिले की, और उससे हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पे उस कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, और इसको डिनोट करते हैं हम 87 से। इसकी सेटिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि IS1, IS2, K1, K2, ये सारे सेटिंग्स हम वैल्यूज़ डालते हैं, जिससे कि हमारा एक कर्व बनता है, और उस कर्व में हमारा डिपेंड करता है कि हमारे रिले का ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है और नॉन ऑपरेटिंग रीजन कौन सा है। नॉन ऑपरेटिंग रीजन में हमारी मोटर रन करती है, ऑपरेटिंग रीजन में हमारी मोटर ट्रिप करती है। ये ऑपरेटिंग रीजन डिफरेंशियल को ऑपरेट करने का रीजन होता है। लॉक्ड रोटर प्रोटेक्शन। लॉक्ड रोटर वो कंडीशन होती है जब हमारा इक्विपमेंट जाम हो जाता है, मोटर की शाफ्ट जाम हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी मोटर रन नहीं करती है, मतलब कि ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके लिए ये 2 कर्व दिखाए गए हैं, जहाँ पे
पहली कंडीशन है कि जब हमारा करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा जाए, ये करंट का ग्राफ है और टाइम का है। टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, लोड स्टेशनरी है, मतलब कि जो आगे लोड लगा है, और मोटर की स्पीड जो है वो भी नहीं बढ़ रही है, और हमारा जो करंट है वो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। वो कंडीशन होती है हमारी लॉक्ड रोटर की। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मोटर ट्रिप करनी चाहिए, सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए, और ये सेटिंग होती है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। जो भी हमारा फुल लोड करंट है उसका 1.5 से 2 गुना होना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा हम एक्सीड करके देते हैं, जैसे कि 7 से 10 सेकंड तक हम टाइम दे देते हैं। इतना तक हम अलाउ करते हैं, उसके बाद हमारी मोटर ट्रिप करनी चाहिए अगर हमारा रोटर जो है लॉक हो गया है। इसको हम स्टॉल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। होता है 50 LR। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टार्ट्स। अगर हमारी मोटर अभी स्टार्ट हुई है, किसी भी वजह से वापस ट्रिप हो गई है, फिर से स्टार्ट हुई है, फिर ट्रिप हो गई है, फिर से स्टार्ट हुई है, इससे क्या होगा, हमारी मोटर का इंसुलेशन ख़त्म हो जाएगा, मोटर जल जाएगी। इसलिए नंबर ऑफ़ स्टार्ट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा हॉट स्टार्ट और एक होता है कोल्ड स्टार्ट। हॉट स्टार्ट में हमारी मोटर जो है बार बार ऑन नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे में कम से कम 2 या 3 बार ही हमारी मोटर स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब कि 20 से 25 मिनट का गैप होना चाहिए एक स्टार्ट और ट्रिप की कंडीशन में। अगर हमारी मोटर स्टार्ट हुई है फिर ट्रिप हुई है तो इसके बीच में गैप होना चाहिए लगभग 20 मिनट का। उसके बाद हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। अगर फिर ट्रिप हो गई है तो ये टाइम और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, 25 से 30 मिनट कर देना चाहिए, ताकि हमारे मोटर को जो इंसुलेशन है वो अपनी वापस प्रॉपर्टी गेन कर पाए। नेक्स्ट है बेरिंग फेलियर। जैसे जैसे बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब बेरिंग की कंडीशन ख़राब होती जाती है। कहीं अगर बेरिंग फेल होता है तो स्टेटर और रोटर आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन भी, वाइंडिंग इंसुलेशन भी बर्न हो सकता है या फिर और कोई फॉल्ट भी आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बेरिंग के टेम्परेचर को मॉनिटर करना चाहिए, और वो मॉनिटर करने के लिए इसकी एक अलार्म होता है और एक ट्रिप होता है, जो कि हमारे सिस्टम में दिखाता है कि अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है, क्योंकि इसमें हम दोनों एंड पे RTD लगाते हैं। तो जितना ट्रिपिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 75 to 80 डिग्री सेल्सियस पे इसकी ट्रिपिंग होनी चाहिए, वो चाहे DE साइड हो चाहे वो NDE साइड हो। DE का मतलब होता है ड्राइव एंड, ND का मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं ड्राइव एंड, और पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं नॉन ड्राइव एंड ऑफ मोटर। तो यहाँ पे बेरिंग होता है और यहाँ पे बेरिंग होता है। तो इन बेरिंग्स को एक लाइफ होती है और एक टेम्परेचर तक ही इसको लेके जाना चाहिए। अगर उसके आगे ये जाता है, मतलब कि 75 to 80 डिग्री, तो ये मोटर हमारी ट्रिप कर जानी चाहिए। ये कंडीशन हो जाती है बेरिंग की। और ये है स्टेटर और ये है रोटर, यहाँ पे बेरिंग लगता है। और अलार्म की अगर हम बात करते हैं तो 5 डिग्री पहले या फिर 7 डिग्री पहले अलार्म आ जाना चाहिए। अगर 80 पे ट्रिपिंग है तो 75 पे अलार्म आ जाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।